गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभिव्यक्ति की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले मैं जितने भी स्टूडेंट्स जो चाहे सीकर से हो या वो जयपुर से हो या कहीं और जगह से जो भी हो, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सबसे या ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे इस समय ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन क्लासों का लाभ मिल सके। क्योंकि अभी आपको पता है, एक दो दिन पहले ही रीट की एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ चर्चाएं हो रही थी। तो जहां तक अपन मान के चले, उस डेट को अपन फिक्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी अपन उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सके। क्योंकि अभी अपने पास यही एक ऑनलाइन क्लासेज ही सबसे बेहतरीन तरीका है। और इसी क्लासेज को आप जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करोगे, जितना पहुंचाओगे, उतना ही उन स्टूडेंट्स की तैयारी में उनको फ़ायदा होगा। तो वापस यही बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, ये जितनी भी क्लासेज है, जो आप चाहे आपकी चाहे रीट लेवल फर्स्ट के लिए हो, चाहे रीट लेवल सेकंड में, चाहे एसएसटी हो, चाहे साइंस हो, जितनी भी क्लासेज है, उन सभी क्लासेज के जो भी वीडियो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। और स्पेशली जितने मेरे सीकर के जो विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट है, वो भी देख रहे हैं वैसे तो, लेकिन और आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आप भी अपनी जो भी स्टडी है उसको रेगुलर रखो। ठीक है। इसी क्रम में कल की क्लास में मैंने आनुवंशिक रोग, जो सिकल सेल एनीमिया है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और सिकल सेल एनीमिया के बारे में मैंने आपको बोला था कि इसी के साथ अपन एक रोग और करेंगे, और वो रोग है आपका थैलेसेमिया। ठीक है। तो इसी क्रम में मैं आपको नेक्स्ट आनुवंशिक रोग की श्रृंखला में एक नया रोग लेके अपन ले रहे हैं, और वो रोग है थैलेसेमिया। ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लो, थैलेसेमिया। नेक्स्ट अपना जो रोग है वो है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया ये भी आनुवंशिक रोग है, और आनुवंशिक रोग की उसी श्रृंखला में एक नया रोग है जिसे अपन बोलेंगे थैलेसेमिया। ठीक है। नेक्स्ट अपना जो रोग है वो है थैलेसेमिया। जैसे कि अपन ने पीछे जो बात की है, जितने भी जो रोग है, कोई ऑटोसोमल है, कोई एलोसोमल है। ठीक है। तो अपन ने कुछ रोग एलोसोमल भी किए हैं और कुछ रोग ऑटोसोमल भी किए हैं। और इतना मैं जानता हूं कि ऑटोसोमल और एलोसोमल के बारे में अब बताने की जरूरत नहीं है कि ऑटोसोम कौन से होते हैं और एलोसोम कौन से होते हैं। देखना, सबसे पहले मैं बेसिक बात कर रहा हूं कि थैलेसेमिया रोग, सबसे पहले तो मैं एक ऐसी बात कर रहा हूं कि बेसिक क्लियर हो जाए कि थैलेसेमिया में होगा क्या। देखना, सिकल सेल एनीमिया की कल अपन ने बात की थी। तो सिकल सेल एनीमिया में सीधा सीधा बेसिक से बेसिक या छोटी से छोटी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, तो वो क्या आएगा? वो क्वेश्चन ये आएगा कि यदि आरबीसी का आकार हस्याकार हो जाए तो कौन सा रोग होगा। तो ये बेसिक है कि अपन सीधा बोले कि उसमें होता क्या है, कि उसमें आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, उसके अंदर आरबीसी का आकार चेंज हो जाता है, वो हंसियाकार हो जाता है, सिकल के समान हो जाता है। तो फिर थैलेसेमिया में क्या होता है? तो बेसिक बात करूं मैं, एकदम बेसिक से बेसिक बात करें अपन, तो थैलेसेमिया में आप सीधा सीधा बोलोगे कि इसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण है वो कम हो जाता है। ठीक है। मतलब आप ऐसे बोलोगे कि यदि हीमोग्लोबिन का निर्माण है, अगर उसका प्रोडक्शन ही कम हो गया, अगर हीमोग्लोबिन का निर्माण है वो बहुत कम हो गया है, यदि एमिनो एसिड है जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, जो एमिनो एसिड की प्रोटीन जो चेन, एमिनो एसिड की जो चेन है, उसमें क्या हो जाती है,
कमी हो जाती है, मतलब उसमें एमिनो एसिड की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एमिनो एसिड की संख्या बहुत कम हो जाए तो आपको पता है फिर उस प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, और उस प्रोटीन का निर्माण अगर नहीं हो रहा है तो आप ये बोलोगे कि हीमोग्लोबिन का निर्माण भी कम हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि यदि किसी मनुष्य को, यदि किसी व्यक्ति को थैलेसेमिया हो जाता है तो उसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हो जाएगा, तो उसमें रुधिर की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब आप सीधा बोलोगे कि इसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे ये तो है बेसिक बात। अब अपन चल रहे हैं इस रोग की पूरी डिटेल पे। तो देखना, सबसे पहले ये जो रोग है वो किस टाइप का डिसऑर्डर है, तो वही मैं वापस वही बात बोलूंगा कि ये जो रोग होता है वो होता है एल ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। और रिसेसिव का आपको पता ही है, अप्रभावी। रिसेसिव को अपन बोलेंगे कि ये किस टाइप का है, अप्रभावी है, ठीक है। रिसेसिव का मतलब हो गया अप्रभावी, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो बेसिक है वो तो आपको पता ही है, थैलेसेमिया किस प्रकार की असमानता होती है, तो थैलेसेमिया एक ऑटोसोमल अप्रभावी असमानता है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें कि ऑटोसोमल है, ये मानते हैं कि चलो ये ऑटोसोमल है, तो ऑटोसोमल है तो फिर ऑटोसोम गुणसूत्र प्रभावित होंगे, और ऑटोसोम गुणसूत्र अगर प्रभावित हो रहे हैं तो कौन सी जोड़ी के ऑटोसोम गुणसूत्र है वो इसमें प्रभावित होंगे। तो देखना, ये तो अपन मानते हैं कि इसमें ऑटोसोम गुणसूत्र ही प्रभावित होंगे, लेकिन कौन से ऑटोसोम, कौन सी जोड़ी है वो प्रभावित होगी। तो देखना, ऑटोसोम जो गुणसूत्र है उसमें एक जोड़ी की मैं बात करूं, एक जोड़ी होती है एक होती है इसकी क्रोमोजोम या गुणसूत्र, क्रोमोजोम को गुणसूत्र बोलते हैं अपन, उसकी एक होती है 11वीं जोड़ी। अब आप बोलोगे कि 11वीं जोड़ी तो पीछे भी एक डिसऑर्डर अपन ने पढ़ा था उसमें हो रही थी, लेकिन देखो 11वीं जोड़ी पर एक जीन है स्पेशल, वो इसमें प्रभावित होती है। तो वहां अपन थैलेसेमिया की बात करें तो इसमें आपको 11वीं जोड़ी की जीन भी पूछेंगे, और अगर थैलेसेमिया क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। एक होता है अपना क्रोमोजोम नंबर 16, 16वीं जोड़ी, ठीक है। देखो, एक जोड़ी हो गई अपनी 11वीं जोड़ी, और एक जोड़ी कौन सी हो गई, एक जोड़ी हो गई 16वीं जोड़ी, ठीक है। अब देखो, क्रोमोजोम नंबर, जो आपका क्रोमोजोम है 11वीं जोड़ी है, इसे बोलेंगे गुणसूत्र, क्रोमोजोम बोल दो चाहे गुणसूत्र। 11वीं जोड़ी पर म्यूटेशन हो जाए, लेकिन म्यूटेशन कहां होगा, कौन सी जीन में होगा। तो देखना, 11वीं जोड़ी पर एक जीन उपस्थित होती है और उस जीन को बोलते हैं अपन HBB जीन, ठीक है। HB हीमोग्लोबिन बीटा बोलते हैं इसे, ठीक है। तो देखना, 11वीं जोड़ी पर एक जीन होती है जिसे बोलते हैं HBB। हमेशा ध्यान रखना कि अगर गुणसूत्र की 11वीं जोड़ी पर है तो वो एक ही जीन प्रभावित होगी इसमें, लेकिन अगर अपन बात करें 16वीं जोड़ी पर, ठीक है, तो 16वीं जो जोड़ी है उस पर दो जीन होती है। अगर वो दोनों जीनों में म्यूटेशन हो जाए, अगर उन दोनों जीनों में म्यूटेशन हो जाए तो दोनों जीनों में म्यूटेशन होने से थैलेसेमिया हो जाएगा। अब आप ऐसे बोलोगे कि 11वीं जोड़ी पर भी हो रहा है और 16वीं जोड़ी पर भी हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बीटा थैलेसेमिया, एक होता है अल्फा थैलेसेमिया, ठीक है। तो अभी मैं आगे की बात अब स्टार्ट करूंगा, अभी आप इतना ही ध्यान रखो कि सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि थैलेसेमिया गुणसूत्रों की या थैलेसेमिया रोग में गुणसूत्रों की कौन सी जोड़ी प्रभावित होती है, तो आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा 11वीं जोड़ी, 16वीं जोड़ी, ठीक है। एक अगर अलग अलग ऑप्शन आएगा 11,
16 दोनों कोई नहीं, ठीक है, तब आपको दोनों करना है, ठीक है। अगर आपको ऐसे दे दे जैसे कि बीटा थैलेसेमिया अल्फा, फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। वो उसमें क्या करना आपको, वो आगे देखो, इधर देखना। 11वीं जोड़ी पर एक जीन है HBB जीन, जिसके कारण भी थैलेसेमिया होगा। और जो 16वीं जोड़ी है, इस पर 2 जीन प्रभावित होती है। यहां से 2 जीन प्रभावित होगी। एक जीन को बोलते हैं अपन HbA1, ठीक है, और एक होती है HbA2। एक होती है HbA1 और एक होती है HbA2। ध्यान रखना, यदि क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्र नंबर 16वीं जोड़ी पर म्यूटेशन होगा तो एक होती है HB अल्फा A1, एक होती है अल्फा A2, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन तो आप कर दोगे 11वीं जोड़ी और 16वीं जोड़ी, इन 2 जोड़ियों के कारण क्या होता है, ये रोग होता है। लेकिन अब अपन बात करें कि यदि मान लो किसी में, सीधी सी बात है, म्यूटेशन तो होना ही है। आनुवंशिक रोग है तो आनुवंशिक रोग जितने भी है वो सभी म्यूटेशन के कारण होता है। चाहे वो पॉइंट म्यूटेशन हो, चाहे वो कोई जीन में अलग से, या पॉइंट म्यूटेशन जैसे सिकल सेल एनीमिया की बात की थी। लेकिन म्यूटेशन कहीं हो, किसी जीन पर हो, म्यूटेशन जरूर होगा, उत्परिवर्तन जरूर होगा। तो अब देखो, अगर मान लो 11वीं जोड़ी पर म्यूटेशन हो जाए HBB में, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, तो ये थैलेसेमिया का एक अलग टाइप हो जाता है और इसको बोलते हैं अपन बीटा बीटा थैलेसेमिया। अगर किसी को बीटा थैलेसेमिया हो जाता है तो गुणसूत्रों की कौन सी जोड़ी प्रभावित होगी, 11वीं जोड़ी, ठीक है। और यदि किसी के अंदर या किसी के गुणसूत्र की 16वीं जोड़ी पर उपस्थित जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो इसको कौन सा थैलेसेमिया हो जाता है, तो इसको अपन बोलेंगे कि इसको अल्फा थैलेसेमिया हो जाता है। इसे कौन सा थैलेसेमिया हो जाएगा, इसे हो जाएगा अल्फा थैलेसेमिया। देखो, एक हो गया बीटा थैलेसेमिया और एक हो गया अल्फा थैलेसेमिया। अगर आपको पूछ ले कि बीटा थैलेसेमिया में कौन सी जोड़ी प्रभावित होगी, 11वीं जोड़ी, ठीक है, और अल्फा थैलेसेमिया में कौन सी जोड़ी प्रभावित होगी, 16वीं जोड़ी, ठीक है। जीन पूछ ले तो HBB जीन, ठीक है, वो तो होगी बीटा थैलेसेमिया में। और अगर अल्फा थैलेसेमिया में पूछ ले तो फिर 16वीं जोड़ी पर 2 जीन उपस्थित होती है, एक HbA1, एक होती है HbA2। और अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए तो उसको कौन सा थैलेसेमिया हो जाएगा, अल्फा थैलेसेमिया। तो थैलेसेमिया अपन 2 बोलेंगे, एक बीटा थैलेसेमिया और एक अल्फा थैलेसेमिया। अब देखो, बीटा थैलेसेमिया, अल्फा थैलेसेमिया, इनका क्वेश्चन वैसे जैसे अपन बात करें रीट लेवल सेकंड तक की बात कर ले, यहाँ तक पटवार की बात कर लो, चाहे किसी अधीन सेवा चयन बोर्ड की कोई, चाहे RPSC की, जो मैं लेवल 3rd ग्रेड तक की या रीट लेवल सेकंड तक की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक बीटा थैलेसेमिया अल्फा थैलेसेमिया का स्पेशल कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन नए नए आते हैं। आपको पता है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, जो अपनी RSM SSB है, ये क्या करती है, हर बार नए नए क्वेश्चनों को निकालती है। वो क्वेश्चन इतने गजब के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। इससे आगे नहीं पढ़ेंगे, बीटा थैलेसेमिया को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अल्फा थैलेसेमिया को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आगे पढ़ने में कोई मतलब नहीं है, इससे आगे आपको क्वेश्चन नहीं देगा। आप तो इतना ध्यान रखो कि 11वीं जोड़ी 16वीं जोड़ी से कौन सा बीटा थैलेसेमिया कब होता है और अल्फा थैलेसेमिया कब होता है। ये अपनी होगी बिल्कुल बेसिक बात कि थैलेसेमिया है वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव है, 11वीं जोड़ी मतलब ऑटोसोम गुणसूत्र में एक 11वीं जोड़ी और एक 16वीं जोड़ी प्रभावित होती है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को थैलेसेमिया हो जाए, या इसके लक्षण क्या होते हैं, या ये सबसे ज्यादा कहाँ फैलता है,
वैसे ये क्वेश्चन नहीं आता कि ये सबसे ज्यादा कहाँ फैलता है, लेकिन इसी के आधार पर जो इसके बारे में जो कुली थे, जो प्रोफेसर कुली थे, ठीक है, वो कुली ने इसको खोजा था। तो कुली जो वैज्ञानिक है, उन्होंने ही क्या इसको एक अलग नाम दिया था कि ये सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर, या इस रोग के जो पेशेंट है, या ये रोग कौन से देशों में सबसे ज्यादा मिलता है। तो जिस जिस कंट्री में या जहां पर ये सबसे ज्यादा मिलता है, उसी के आधार पर क्या कर दिया, इसको एक स्पेशल नाम दे दिया। तो नेक्स्ट देखना, थैलेसेमिया जो होता है, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। थैलेसेमिया का जो दूसरा नाम है वो होता है, इसे अपन बोलते हैं मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर। ये ध्यान रखना, मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर। अब हिंदी में क्या बोलेंगे, तो वैसे तो इसको मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर ही बोला जाता है। हिंदी में वैसे अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर हो जाएगा, और आगे ऐसे नहीं बोल सकते कि भूमध्य सागर की असमानता है, ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे इसको। एक कुली जो वैज्ञानिक थे, उस कुली ने इसको देश के आधार पर जहां सबसे ज्यादा पेशेंट मिले, उसी के आधार पर क्या कर दिया, इसको एक नाम दे दिया कि ये मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर है, ठीक है। मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर इसको क्यों बोला है, उसका रीजन क्या है। मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन का मतलब आपको पता ही है, मेडिटेरियन का मतलब होता है भूमध्य सागर सी, ठीक है। तो जितने भी भूमध्य सागर के आसपास के जो देश हैं, ठीक है, मतलब आप ऐसे बोलोगे, जो भी भूमध्य सागर के जो आसपास के जितने भी देश हैं, उन देशों में सबसे ज्यादा होता है। जैसे आप बोल सकते हो, वैसे पूछेगा नहीं, जैसे फ्रांस, ठीक है, ट्यूनीसिया, या आप बोल सकते हो अल्जीरिया, या आप बोल सकते हो जो ग्रीस है वो भी इसके भूमध्य सागरीय देश ही बोलेंगे, ठीक है, या इटली बोल सकते हो। देखो, फ्रांस, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, ग्रीस, ये क्या होता है, जैसे ये भूमध्य सागर है, ठीक है, और इसके आसपास में ये देश यहाँ पर ऐसे हैं, ठीक है। तो अब ये देश इसके पास में है, और पास में है, तो सबसे ज्यादा जो पेशेंट है, सबसे ज्यादा जो थैलेसेमिया होता है, वो कौन से देशों में होता है। तो इस वैज्ञानिक ने ये बोला कि फ्रांस, ट्यूनीसिया या भूमध्य सागरीय जितने भी भूमध्य सागर के पास के जितने भी देश है, तो उनमें सबसे ज्यादा इसके पेशेंट देखे गए हैं। सबसे ज्यादा इसका जो फैलाव है, सबसे ज्यादा जो फैलता है, वो वहां पर ही फैलता है। हालांकि अपने इंडिया में भी खूब फैलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपन बात करें सभी की, कॉमन बात की जाए कि सबसे ज्यादा ये कहाँ होता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है वो मध्य सागर के आसपास के जितने भी देश है, उन सभी देशों में सबसे ज्यादा देखा जाता है, या सबसे ज्यादा जो इसके पेशेंट है वो सबसे ज्यादा वहां पाए जाते हैं। इसलिए इसको एक स्पेशल नाम दे दिया, मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर, ठीक है। मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर का मतलब आप समझ गए होंगे, तो इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको वहां से जैसे पूछ ले कि मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर कौन से रोग को बोलते हैं, तो वो रोग होता है थैलेसेमिया। अब देखो, इसके अलावा अपन बात करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को थैलेसेमिया हो जाए तो इसके लक्षण क्या होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन, थैलेसेमिया के सिम्टम क्या होते हैं, या थैलेसेमिया के लक्षण देखना। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे अभी जो अभी भी चर्चा में चल रही है, एलडीसी जो एग्जाम है आपकी, जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने करवाई थी, उसी में एक कोई लक्षण से क्वेश्चन पूछा था। तो लक्षण से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हालांकि लक्षण से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, पर पूछ लेते हैं तो आपको, क्योंकि ये अच्छे रोग हैं, थैलेसेमिया हुआ, सिकल सेल एनीमिया हुआ, या जितने भी पीछे जो रोग किए हैं,
अच्छे जो स्पेशल जो रोग होते हैं, जैसे उसमें पूछा था कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो है, जो आपका ब्लड के अंदर, वहां पूछा था कि उसकी माता में जैसे मान लो कि ये रोग है, ठीक है, तो अगर ये रोग है इरिथ्रोब्लास्टोसिस किसी बच्चे के अंदर हुआ है, अगर वो आपको पता है कि वो जब गर्भवती होगी उसी टाइम होगा, ठीक है, तो उसके लक्षण क्या होंगे, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था और उसके लक्षण पूछे थे। और ये एक अलग ही क्वेश्चन था, कभी नहीं पूछा गया ये क्वेश्चन, और ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन पुटअप हुआ था। तो हो सकता है लक्षण से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे जो रोग होते हैं जिससे पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है वहां से लक्षण से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, पहला जो लक्षण है थैलेसीमिया का वो है, पहला जो लक्षण है वो है एनीमिया। एनीमिया पहला जो लक्षण है वो है एनीमिया। अब देखो, सबसे पहले तो ये देखो एनीमिया होता क्या है। अब एनीमिया तो लिख दिया, लेकिन एनीमिया है क्या, रियल में एनीमिया है क्या? आपको सबको पता है कि उसी एलडीसी एग्जाम में, क्योंकि आपने सभी एग्जाम दी होगी, उसी में एक क्वेश्चन पूछा था कि पोषक तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, मतलब लोह तत्व भी एक पोषक तत्व है, आयरन भी एक पोषक तत्व है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन था आपका वही एनीमिया, ठीक है। अब देखो, एनीमिया को अपन बोलते हैं अरक्तता, और अरक्तता को अपन बोल सकते हैं, अरक्तता जो होती है उसको सीधी सीधी भाषा में अपन ऐसे बोल सकते हैं कि उसमें रक्त या रुधिर की क्या हो गई, कमी हो गई, रुधिर की कमी। या आप बोल सकते हो कि रुधिर की कमी है, यदि किसी के अंदर रुधिर की कमी है तो उसमें आरबीसी की भी क्या है, कमी है, और यदि किसी में आरबीसी की कमी है तो उसमें हीमोग्लोबिन की भी क्या है, कमी है, और यदि किसी में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसके अंदर लोह तत्व आयरन की भी क्या होती है, कमी होती है। तो देखो, बेसिक बात तो ऐसे बोलते हैं अपन कि आरबीसी की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से या लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है, अरक्तता होता है, ठीक है, मतलब उसमें रुधिर का निर्माण कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है। तो इसको एनीमिया क्यों बोल दिया कि थैलेसीमिया को अपन एनीमिया क्यों बोलते हैं? तो देखना, थैलेसीमिया को अपन एनीमिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि थैलेसीमिया में मैंने आपको बताया था कि थैलेसीमिया में भी हीमोग्लोबिन का निर्माण है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हो गया, हीमोग्लोबिन का बनना ही कम हो गया, तो आप बोल सकते हो कि उसमें रुधिर की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, उसमें हीमोग्लोबिन इफेक्टिव होगा, हीमोग्लोबिन, उसमें हीमोग्लोबिन में भी प्रॉब्लम होगी तो आरबीसी में प्रॉब्लम होगी, तो आरबीसी में प्रॉब्लम होगी तो आपको पता है इन दोनों में प्रॉब्लम हुई तो लोह तत्व में प्रॉब्लम होगी, और उसमें होगी तो शरीर में ब्लड की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और अगर ब्लड की कमी को अपन क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। एनीमिया बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी, आरबीसी की कमी या लोह तत्व की कमी, ठीक है। तो थैलेसीमिया को क्यों बोल दिया, क्योंकि थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन, निर्माण क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब आधा हो जाता है, अभी बताऊंगा कैसे होता है, कम हो जाता है, और अगर कम हो गया तो उसमें रुधिर की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। पहला तो ये। दूसरा देखना, थैलेसीमिया जो होता है उसमें पीलिया रोग या जॉन्डिस भी हो सकता है, ये भी इसका लक्षण है। अब देखो, पीलिया रोग तो लीवर के कारण होता है, ठीक है, पीलिया रोग बिलीरुबिन बिलीवर्डिन दो पिगमेंट अपन बात करें कि लीवर अगर प्रभावित होगा तो लीवर तो इसमें प्रभावित होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ब्लड की बात करें वहां लीवर की भी बात आएगी, वहां स्प्लीन की भी बात आएगी, ठीक है, क्योंकि अपन अगर बेसिक बात करें तो आरबीसी के टूटने से, आरबीसी के टूटने से जो पिगमेंट बनते हैं, ठीक है, तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन है, और अगर आरबीसी प्रभावित हो रही है तो आपको पता है आरबीसी का कनेक्शन किससे होगा, लीवर से, तो लीवर से कनेक्शन होगा, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन भी इसमें प्रभावित होंगे, ठीक है, और आपको पता है उसी के कारण ही क्या होता है, जॉन्डिस या पीलिया होता है। तो इसमें सीधा बोल देंगे अपन कि इसमें लीवर भी इफेक्टिव होगा
वो भी अफेक्टेड होगा। तो लीवर भी यहाँ प्रभावित होने के कारण उसको क्या हो सकता है, उसको पीलिया भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ लक्षण क्या आएगा, देखना, यहां होगा स्पाइनोमेगली, ठीक है। जैसे जिसके आगे मेगली लग जाता है, मेगली जैसे कार्डियोमेगली, ठीक है। अब मेगली का मतलब होता है बढ़ जाना, मतलब कार्डियो का मतलब आप जानते हो, जहां कार्डियो वर्ड आ गया वहां हमेशा हार्ट की बात होती है, ठीक है। वहां हमेशा जहां कार्डियो लिखा रहेगा वहां अपन हार्ट की, जैसे कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, ठीक है। तो कार्डियोमेगली, अब कार्डियोमेगली हृदय का आकार, मान लो कि हृदय है उसका आकार बढ़ जाए तो अपन उसके आगे क्या लगा देते हैं, मेगली। ये छोटी छोटी टर्म्स होती है जिससे अपन आंसर दे सकते हैं। तो अगर स्पाइनोमेगली बोल दिया तो स्प्लीन जो होता है, ठीक है, स्प्लीन जैसे अपने लीवर होता है इस साइड, ठीक है। और अगर स्प्लीन की बात करें वो होता है इस साइड। कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर है वो यहाँ पर अपने ऐसे मतलब लेफ्ट साइड में यहाँ पर फेफड़ों के जस्ट नीचे आप बोल सकते हो, यहाँ ऐसे अंदर दबा के देखता है। तो वो यहाँ पर क्या देखता है, वो यहाँ पर स्प्लीन को देखता है कि उसका आकार तो बढ़ा हुआ नहीं है, कि इस उसका अगर आकार बढ़ा हुआ है तो जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। तो देखना, अगर स्प्लीन का आकार बढ़ जाए, स्प्लीन बोल सकते हो या प्लीहा, इसमें प्लीहा का आकार बढ़ जाता है, प्लीहा का आकार बढ़ना, ये भी इसका एक लक्षण है, ठीक है। और समझ गए होंगे भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी या ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा बोल सकते हो। और थैलेसेमिया जिसको हो गया, आरबीसी इफेक्टेड होगी, हीमोग्लोबिन हो रहा है तो आरबीसी होगी, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका आकार भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट अपना जो लक्षण है वो है बोन चेंज हो जाना, बोन का क्या हो जाना, बदल जाना, या बोन भी इसमें इफेक्टिव होती है, बोन पर भी इसका असर होता है। लेकिन बोन इसमें क्यों अफेक्टेड होती है, हड्डियां हैं उसमें ऐसा क्या हो जाता है, तो देखना, मान लो कि ये हड्डी है, अपन बेसिक बात कर रहे हैं कि मान लो ये कोई हड्डी है, ठीक है। और ये जो हड्डी है, इस हड्डी की मैं बात कर रहा हूं, ये कोई हड्डी है, और ये जो हड्डी है, ये हड्डी है कोई, ठीक है। और इस हड्डी के अंदर आपको पता है, मान लो ये हड्डी है, ठीक है। और इस हड्डी में मैं आपको बोन मैरो शो कर देता हूं, ये बोन मैरो है, अस्थि मज्जा जिसे बोलते हैं, खूब नाम सुना होगा आपने। मान लो ये बोन मैरो है, ठीक है, ये एक हड्डी है, और हड्डी के अंदर आपको पता है कि बोन मैरो को मैं शो कर रहा हूं, ये कोई बोन मैरो है, ठीक है। और आपको सबको पता है बोन मैरो अपन बोलते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है। ये हो गई अस्थि मज्जा, या इसे बोन मैरो ही बोलते हैं, ठीक है। देखना, हड्डी में इसमें हड्डी से क्या संबंध होगा, क्योंकि बोन मैरो जो है, हड्डी से थैलेसेमिया का क्या संबंध हो सकता है, तो होगा। यहाँ पर बोन चेंज क्यों हो जाती है, ऐसा क्या है कि यहाँ पर बोन भी चेंज हो जाती है, तो थैलेसेमिया में देखना, अपन बात कर रहे हैं ये सीधा सीधा किससे संबंध रखता है, ये संबंध रखता है आरबीसी से, हीमोग्लोबिन से, ब्लड से, ठीक है। और आपको सबको पता है कि आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का या रुधिर का, इन सभी का जो निर्माण होता है, वैसे डीप में जाए तो एक अलग बात है कि उसमें अलग सेल्स है, लेकिन सीधी सीधी बात करें कि इसका जो निर्माण होता है वो किस में होता है, वो बोन मैरो में होता है, वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है। तो देखना, अगर मान लो हीमोग्लोबिन है वो अफेक्टेड है यहाँ पर, अगर हीमोग्लोबिन यहाँ पर प्रभावित है तो सीधी सी बात है कि उसका निर्माण है यहाँ पर हो रहा है। आपको पता है कि एच बी यहाँ प्रॉपर नहीं बन रहा है, यहाँ पर एच बी है वो प्रॉपर नहीं बन रहा है,
ठीक है। और अगर एच बी प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आपको सबको पता है यहां पर क्या प्रभावित होगा, आरबीसी भी प्रभावित होगी, बोन मैरो है। अगर यहाँ एच बी नहीं बन रहा है तो फिर ये बोन तो यहाँ अफेक्टेड होनी है। तो सीधी बात है कि एक तो स्वस्थ मनुष्य में बात करें, स्वस्थ मनुष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉपर यहाँ हीमोग्लोबिन बनेगा और आपकी हड्डी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर थैलेसेमिया हो गया है तो यहां पर हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनेगा, क्योंकि अपन तो बात हीमोग्लोबिन की कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन का यहाँ निर्माण नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये भी अफेक्टेड होगी। ठीक है। इसके अलावा देखो, ये तो इसके हो गए मुख्य लक्षण। अब देखो एक आपको थोड़ा सा अलग एक, अगर मान लो कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर अगर कोई गर्भवती महिला है, अगर कोई गर्भवती महिला है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उस प्रेगनेंसी के दौरान अगर थैलेसेमिया है उसको, तो फिर उसमें एक डिसऑर्डर हो जाता है। देखना वो डिसऑर्डर क्या होता है। मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई गर्भवती महिला है, अगर कोई गर्भवती महिला है, और अगर कोई गर्भवती महिला है तो आप बोल सकते हो कि मान लो कि ये गर्भाशय है, ठीक है, और ये उसमें बच्चा है, ठीक है। अब देखो यदि किसी गर्भवती महिला को या प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसको थैलेसेमिया है तो उसमें एक डिसऑर्डर हो जाता है। ये क्या होगा, इसे अपन बोलेंगे कि ये गर्भ में क्या है, ये फीटस है, इसे बोलेंगे फीटस। ठीक है, ये हो गया फीटस। तो उसको होगा क्या, देखना उसको होगा क्या, उसको जो फिटस है, फिटस अपन बच्चे को बोल सकते हैं जो गर्भ में है, वो जो फिटस है उसके चारों ओर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। मतलब अपन कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि उसके पानी भर गया, उसके लीवर के चारों ओर पानी भर गया, कई ऐसे बोलते हैं कि उसके फेफड़ों में, उसके कहीं पर भी जैसे शरीर में पानी भर गया। तो पानी का अपन पानी नहीं बोल सकते, उसे अपन फ्लूइड बोल देते हैं कि उसके पानी भर गया, पानी को जैसे फ्लूइड ही बोलेंगे कि फ्लूइड भर गया। और जो फ्लूइड है वो अगर किसी थैलेसेमिया कोई लेडी है और वो प्रेग्नेंट है तो उसका जो गर्भ में बच्चा है उसके चारों ओर, मतलब आप बोल सकते हो यहां पर उसमें क्या हो जाएगा, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, फ्लूइड जमा हो जाएगा। और ये डिसऑर्डर जो होता है ये क्या कहलाता है, तो इसे बोलते हैं अपन हाइड्रॉप्स, इसे बोलते हैं हाइड्रॉप्स, हाइड्रॉप्स फिटेलिस, फिटेलिस। ध्यान रखना हाइड्रोप्स फिटेलिस क्या होता है। हाइड्रोप्स फिटेलिस किस रोग से ग्रसित महिलाओं में या गर्भवती महिलाओं में होता है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हाइड्रोप्स फिटेलिस कौन सी या किस रोग से ग्रसित गर्भवती महिलाओं में होता है, ये होता है थैलेसेमिया। ठीक है, अगर किसी गर्भवती महिला को थैलेसेमिया है तो उसके गर्भ में उपस्थित बच्चे के चारों ओर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, उसके चारों ओर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। और ये जो फ्लूइड है या आप इसे पानी, बेसिक अपन देसी भाषा में बात करें, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा और इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोप्स फिटेलिस। ठीक है, हाइड्रोप्स फिटेलिस अगर आपको याद नहीं रहे तो देखना, जहां पर हाइड्रो नाम आता है, जहां पर भी हाइड्रो की बात करते हैं अपन, हाइड्रो का मतलब हमेशा पानी से होता है। ठीक है, और फिटेलिस जहां नाम आ जाता है बिना सोचे समझे आप फिटस से मतलब रखोगे। फिटस का मतलब जो गर्भ में उपस्थित बच्चा है, भ्रूण है। ठीक है, तो हाइड्रोप्स फिटेलिस क्या होगा कि एक गर्भवती महिला है और वो अगर थैलेसेमिया से ग्रसित है तो उसका जो बच्चा है उसके चारों ओर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोप्स फिटेलिस। ठीक है, ये तो हो गई अपनी लक्षण की बात, बेसिक बात। और इससे आगे अपन जो बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अलग टाइप की बात है। और ये क्वेश्चन मैं कंपैरिजन में पढ़ाऊंगा आपको कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया में
क्या कंपैरिजन है, मतलब क्या उसमें है, तो दोनों ब्लड से संबंधित, हीमोग्लोबिन आरबीसी से संबंध रखते हैं, लेकिन दोनों में ऐसी क्या चीज है जो दोनों में अलग अलग है, ठीक है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं वो चीज, देखना। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, एक मैं बात कर रहा हूं थैलेसेमिया, थैलेसेमिया, ठीक है। और एक मैं बात करूंगा सिकल सेल एनीमिया। ये मैं साथ नहीं ले रहा हूं, ठीक है, मतलब वहां नहीं लिया मैंने। ये चीज अपन वहीं पर भी बात कर सकते थे कि थैलेसेमिया किस टाइप का है और सिकल सेल एनीमिया किस टाइप का है। तो आप देखो, थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया, इन दोनों में क्या ऐसा परिवर्तन होता है कि दोनों ही अलग अलग चीज है। दोनों में क्या ऐसा है कि थैलेसेमिया अलग हो गया और सिकल सेल एनीमिया अलग हो, जबकि दोनों का संबंध किससे है? दोनों का संबंध है ब्लड से, ठीक है। दोनों का संबंध हीमोग्लोबिन आरबीसी से है, ठीक है। दोनों का संबंध एनीमिया से है, क्योंकि लक्षण दोनों में एनीमिया के भी आते हैं। बस इतना है कि वहां पर सिकल सेल एनीमिया जो होता है, वहां पर आरबीसी का जीवन काल है उसमें थोड़ा फर्क हो जाता है, कि बेसिक अगर आरबीसी का जीवन काल है वो 120 दिन मानते हैं अपन, लेकिन जिसको सिकल सेल एनीमिया है उसमें आरबीसी है वो ज्यादा दिन नहीं रह पाती है, वो 10 से 20 दिन ही रह पाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हो जाता है। मतलब वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां निर्माण में कुछ प्रॉब्लम है, वहां तो साइज में प्रॉब्लम हो जाती है, और साइज में प्रॉब्लम हो जाने के कारण वहां पर जो आरबीसी है उसका जीवन काल है वो क्या हो जाता है, कम है, वो ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाती। अब देखो, यहां अपन बात करें कि थैलेसेमिया जो होता है वो एक अलग टाइप का डिसऑर्डर कहलाता है। थैलेसेमिया को मैं बोलूंगा कि थैलेसेमिया जो होता है वो होता है एक मात्रात्मक असमानता, असमानता, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया को बोलूंगा मैं गुणात्मक असमानता, गुणात्मक असमानता। आपको पूछ ले कौन सा है वो क्वांटिटेटिव है, कौन सा है जो क्वालिटेटिव है, ठीक है। कौन सा है जो क्वांटिटेटिव है और कौन सा क्वालिटेटिव है, ठीक है। अब देखो, क्वालिटी की अपन बात करें तो अपन क्वालिटी के आधार पर कौन सा बोलेंगे, कि अगर अपन क्वालिटी की बात करें तो ये क्वालिटी गुणता, तो इसे अपन बोलेंगे क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। ये आपका गुणात्मक असमानता है क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, इसे बोलेंगे अपन क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। दो चीज लिखी है मैंने, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। देखो, एक मात्रात्मक है और एक है गुणात्मक। आपको यहां से जो क्वेश्चन मिलेगा, मैं जहां तक मानता हूं अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये उसी का सही होगा जिसने बहुत समझ के बहुत अच्छे से क्लास ली है या बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन मैं मानता हूं ऐसे सही नहीं हो सकता। इसमें क्या है, अगर आपने मेरी पीछे कल वाली क्लास ली है तो आपको पता होगा, मैंने सिकल सेल एनीमिया में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सिकल सेल एनीमिया है उसमें जैसे ही अपन ने 11वीं जोड़ी की बात की थी और वहां पर जो जीन है उसमें म्यूटेशन बताया था मैंने, कि वहां पर म्यूटेशन हो जाने पर जो एमिनो एसिड की जो चेन है, जो प्रोटीन का निर्माण करने वाली जो एक श्रृंखला है, जो चेन है, उस चेन में जो 6th पोजीशन है, उस 6th पोजीशन पे ग्लूटेमिक एमिनो एसिड की जगह क्या आ जाता है, वेलिन एमिनो एसिड आ जाता है। वहां मैंने ये बात की थी।
लेकिन यहां मैंने ऐसी बात नहीं की कि यहां पर कोई एमिनो एसिड चेंज हो जाता है। यहां पर तो मैंने आपको इतना ही बताया था कि यहां पर हीमोग्लोबिन के निर्माण में कमी हो जाती है। ठीक है, क्यों होती है उसका रीजन देखो, इधर देखना। मात्रात्मक असमानता है, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। क्वालिटी आप जानते हो जिसमें गुणता होती है। ठीक है, आप ऐसे बेसिक आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो कि कोई भी जैसे जिसमें पहले कोई कोई भी मान लो कि कई ऐसे होते हैं, पहले कोई ऐसा बंदा है जिसमें क्वालिटी है, बहुत ज्यादा क्वालिटी है। ठीक है, या आप ऐसे मान सकते हो कि मान लो कि एक ऐसा स्टूडेंट है। ठीक है, या आप ऐसे ले सकते हो कोई एक ऐसा टीचर है जो आपको एक क्वालिटी से पढ़ा रहा है। ठीक है, मतलब उसमें उस लेवल तक पढ़ाने की क्वालिटी है। मान लो उसी के जगह, वो है तो वही टीचर, मान लो उसी की जगह कोई दूसरा टीचर आ गया और उसकी जो क्वालिटी है वो इससे जो पहले पढ़ा रहा था, हालांकि है उसमें क्वालिटी लेकिन इससे क्या है, कम है, तो आप ये बोलोगे कि वो वाला टीचर है उसकी जो गुणता है, गुणवत्ता जो थी वो इससे ज्यादा क्या थी, बेस्ट थी। ठीक है, तो ये होती है आपकी क्वांटिटी, जो सॉरी क्वालिटी जो बात करें अपन उसकी। और क्वांटिटी का मतलब आप जानते हो कि मात्रा कितनी, जैसे 1 किलो 2 किलो, उसे अपन बोलेंगे क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो मात्रात्मक असमानता इसलिए बोलते हैं इसे, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सिकल सेल एनीमिया की, क्योंकि कल मैंने सिकल सेल एनीमिया की बात कर ली थी। और सिकल सेल एनीमिया के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि मान लो कोई ये एक एमिनो एसिड की एक चेन है। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि ये मान लो कोई एमिनो एसिड की एक श्रृंखला है, एक चेन है, और इस चेन में बात कर रहा हूं कि 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 और 7। देखना, मैंने कल ही आपको ये बताया था कि एक कोई साधारण मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य और एक सिकल सेल एनीमिया का ग्रसित व्यक्ति है तो उसमें चेंज क्या होता है। तो वहां मैंने ये बताया था कि ये एक स्वस्थ है, मान लो कि ये एक स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, और स्वस्थ व्यक्ति है उसमें यहां पर ये जो 6th पोजीशन है इसकी, उस पर मैंने बताया था ग्लूटेमिक, ग्लूटेमिक एमिनो अम्ल था। यहां पर क्या था, ग्लूटेमिक एमिनो एसिड था। ठीक है, और अगर सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं, मैंने वही बताया था कि अगर कोई व्यक्ति है और उसको सिकल सेल एनीमिया है तो उसमें चेंज क्या होता है। देखो उसकी जो 6th पोजीशन है, उसकी जो 6th पोजीशन है, मतलब चेन वही रहेगी, चेन इसकी वही है, अपन उसी चेन की बात कर रहे हैं, ये सेम चेन बना रहा हूं यहां पर, ये 6 नंबर आ गया और ये 7th पोजीशन आ गई। ये एक स्वस्थ है और ये मान लो एक सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, या आप बोल सकते हो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है। ठीक है, तो देखो यहां पर स्वस्थ व्यक्ति में क्या है, ग्लूटेमिक एसिड है। ठीक है, ग्लूटेमिक की जगह यहां पर 6th पोजीशन में यहां पर क्या आ जाता है, तो यहां पर जो 6th पोजीशन है उसमें आ जाता है वेलिन। वेलिन एमिनो अम्ल जो होता है वो 6th पोजीशन पे सिकल सेल एनीमिया में आ जाता है। तो देखो यहां पर क्या हुआ है कि एक स्वस्थ मनुष्य में क्या था, ग्लूटेमिक एमिनो एसिड, तो अगर सिकल सेल एनीमिया हो गया है तो उसमें चेंज क्या हो गया था, उसमें केवल और केवल इतना चेंज हुआ है कि उसमें था तो वो भी एमिनो अम्ल और ये भी क्या है, वही एमिनो अम्ल, लेकिन दोनों की क्वालिटी के अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया है कि उसको चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति में कौन सा था, ग्लूटेमिक, तो यहां पर कौन सा हो गया, वेलिन, तो ग्लूटेमिक की जगह अब यहां क्या आ गया, वेलिन आ गया, जबकि चाहिए कौन सा, ग्लूटेमिक। तो ये म्यूटेशन के कारण ही तो हुआ है। तो यहां पर केवल और केवल गुणता का फर्क है तो एमिनो एसिड, श्रृंखला में कोई बदलाव नहीं है, श्रृंखला तो वही है कि यहाँ पर यहाँ तक सेम है, देखो यहाँ तक सेम है और यहाँ तक एक रोगी में भी यहाँ तक सेम है। चेंज जो हुआ है वो केवल और केवल यहाँ हुआ है। तो ये हुआ है तो इसमें है एमिनो एसिड, ये यहाँ संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई ऐसे भी नहीं कि पहले बड़ी श्रृंखला थी और अब छोटी हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसमें केवल और केवल क्वालिटी में फर्क हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल दिया,
क्वालिटेटिव डिसऑर्डर या गुणात्मक असमानता। ठीक है, अब आ जाओ इधर। ये तो आपने कल भी समझा था, लेकिन गुणात्मक का मैंने बोला नहीं था, तो गुणात्मक का मैंने आज बता दिया आपको। ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों के अंदर डिफरेंस है। गुणात्मक असमानता पूछ सकता है कोई, इजी बहुत ही ऐसे बोल सकते हो, ये कोई ऐसे भी नहीं कोई भयंकर क्वेश्चन बनता है। ये कॉमन क्वेश्चन है कि जिसने सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया दोनों अगर अच्छे से पढ़ा है तो उसको पता है कि कौन सी तो मात्रात्मक होगी, कौन सी गुणात्मक होगी। अब देखो, अपन बात कर रहे हैं कि थैलेसेमिया। थैलेसेमिया में क्या होता है, यहां तो वेलिन और ग्लूटामिक एमिनो एसिड में चेंजेज हो गया है, लेकिन यहां म्यूटेशन होने के बाद, क्योंकि ये भी हीमोग्लोबिन से संबंध रखता है और ये भी उससे संबंध रखेगा, तो देखना यहां अगर अपन बात करें, यहां अगर अपन बात करें तो मान लो कि ये एक चेन है, वही मैं बात कर रहा हूं, सेम इतने ही लेंगे अपन। मान लो कि ये कोई चेन है, ठीक है, और इस चेन में मैं बात कर रहा हूं, ये 1 2 3 4 5 6, चलो 7 तक ले लो, ये लो 7। ठीक है, ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड की एक श्रृंखला है, ये भी एमिनो एसिड की एक श्रृंखला है, जो आगे जाकर किसका निर्माण करती है, जो प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसका निर्माण करती है। ठीक है, अब देखो यहां पर तो एक ही पोजीशन पर, एक 6th पोजीशन पे चेंज हुआ है, लेकिन यहां क्या होगा, यहां तो अपन ने बोल दिया कि एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, लेकिन ये कौन सा होगा, तो ये होगा क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। मतलब ये मात्रात्मक असमानता होती है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है, कोई भी एक स्वस्थ व्यक्ति है, मान लो कि एक स्वस्थ व्यक्ति है, इसे बोल दिया अपन ने ये स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, और स्वस्थ व्यक्ति के अंदर मैंने अनुमान लगाया है, एक कल्पना की है अपन ने कि उसमें 7 एमिनो एसिड की एक श्रृंखला है जो प्रोटीन का निर्माण करेगी। ठीक है, अब मान लो कि यहां पर मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि यहां पर कोई म्यूटेशन के कारण यहां पर एमिनो एसिड में बदलाव होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर होगा क्या, देखो, अगर किसी को थैलेसेमिया हो जाता है तो ये जो एमिनो एसिड जो यहाँ 7 दिख रहे हैं, उसकी संख्या बहुत कम हो जाती है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि अब ये जो श्रृंखला है वो हो सकता है यहां तक ही रह जाए। अब ये जो श्रृंखला है वो हो सकता है यहां तक ही रह जाए, और हो सकता है वो इससे भी कम हो जाए। ठीक है, पहली श्रृंखला मैंने 7 तक लिखी, दूसरी श्रृंखला मैंने 4 तक लिखी। ये एक रोगी है, इसे अपन बोलेंगे कि इसको थैलेसेमिया है। ठीक है, और इसको थैलेसेमिया है, इसको थैलेसेमिया है, और ये स्वस्थ है। स्वस्थ व्यक्ति के अंदर मैंने एक, अपन इमेजिन कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि फिक्स 7 ही होते हैं, कैसे भी बोल सकते हो कि एक 200 एमिनो एसिड की श्रृंखला है। ठीक है, और एक स्वस्थ व्यक्ति में 200 की है, तो अगर थैलेसेमिया है तो उसमें कितनी, 100 बोल दोगे आप। मतलब उसमें कम हो जाती है, आधी हो जाती है। एमिनो एसिड है वो बहुत कम हो जाते हैं, और अगर एमिनो एसिड कम हो गए तो आप सीधा बोलोगे कि हीमोग्लोबिन का निर्माण भी क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन तो बनाएंगे वो, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हो गया तो रुधिर की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसमें मात्रा की कमी हो रही है। जैसे आप याद कैसे रखोगे इसको, मान लो मात्रा की मैं बात कर रहा हूं कि थैलेसेमिया मात्रात्मक क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है। ठीक है, अब इसको अपन ने मात्रात्मक बोला है तो कंफ्यूज भी हो जाता है कि कौन सा गुणात्मक कौन सा मात्रात्मक है। चलो वैसे समझ लिया तो सबको याद रहता है, लेकिन फिर भी अपन बात करें, देखो थैलेसेमिया नाम है, ठीक है, जैसे अपन मात्रा की बात करें, जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो कितने भी मान लो, आप मान लो कि सब्जी लेने गए, और सब्जी लेने गए आप आलू लेके आ रहे हो, ठीक है, और आलू लेके आओगे, आप ऐसे बोलोगे ना कि उसको, ऐसे थोड़ी बोलोगे कि आप बोल दोगे कि चलो मुझे अच्छे वाले आलू दो। ठीक है, अब देगा अच्छे वाले, लेकिन वो पूछेगा कितने देने हैं, तो आप ऐसे बोलोगे दे दो। तो दे दो कितने, कि आप 1 किलो ले रहे हो, 2 किलो ले रहे हो, 3 किलो, जितने भी ले रहे हो, तो वो जो किलो में ले रहे हो वो उसकी क्या है, वो उसकी मात्रा है, और वो आप लोगे किसमें, किसमें लोगे, थैली या थैले के अंदर। ठीक है, तो देखो थैली या थैले से हो गया थैलेसेमिया,
और थैलेसेमिया मतलब आलू किस में आए, थैले के अंदर, तो थैलेसेमिया मतलब मात्रा, मात्रा से संबंध रखेगा, मात्रात्मक असमानता, और वो कौन सी हो गई, इधर वाली कौन सी होगी, सिकल सेल एनीमिया, गुणात्मक असमानता। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि कौन सी मात्रात्मक असमानता होती है और कौन सी गुणात्मक असमानता होती है। ये है आपका थैलेसेमिया, ठीक है। थैलेसेमिया रोग आपका कंप्लीट हो चुका है, और पीछे आपको पता ही है कि थैलेसेमिया में सबसे पहले अपन ने बेसिक देखा था। एक बार पीछे चल लेते हैं अपन। देखो, ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर ये, ठीक है, ये जीन प्रभावित होती है, और टू टाइप्स होते हैं इसके, बीटा थैलेसेमिया, अल्फा थैलेसेमिया। उसके बाद अपन ने इसके मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर बोला था। क्यों बोला था ये याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि ये सबसे ज्यादा कहाँ होती है, आपको इतना ही पूछेगा कि ये मेडिटेरियन डिसऑर्डर है। और ये किसने खोजा था, ये भी, ये नाम किसने दिया था, जो इसकी खोज है वो, मतलब इसके बारे में, थैलेसेमिया के बारे में सबसे पहले एक थे प्रोफेसर कुली, ठीक है। और कुली ने ये बताया था कि ये मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर है, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने इसके लक्षण देखे, एनीमिया, पीलिया, जॉन्डिस जो है, और बोन चेंजेस इसमें हो जाता है, अस्थि मज्जा प्रभावित होगी इसमें। और इसको अपन एक गर्भवती महिला की बात करें तो हाइड्रोप्स फिटेलिस नाम देते हैं, ठीक है। ये एक अलग स्पेशल डिसऑर्डर भी हो जाता है। और उसके बाद में अपन थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया को दो एक्स्ट्रा नाम भी दिए थे, उनकी बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं वो करूंगा मैं सिंड्रोम की, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में तो सिंड्रोम हो नहीं पाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सिंड्रोम है वो एक ही क्लास में हो अपना, क्योंकि अगर अगर अभी मैं स्टार्ट भी कर दूंगा तो वो सिंड्रोम पूरा नहीं हो पाएगा, और जब तक सिंड्रोम पूरा साथ नहीं हो तब तक मजा नहीं आता, ठीक है। और आपको भी फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सिंड्रोम जो है, जो ऑटोसोमल सिंड्रोम और एलोसोमल सिंड्रोम, क्योंकि सिंड्रोम भी गुणसूत्र में असमानता के कारण होंगे, या तो हो जाएंगे 22 जोड़ी प्रवाहित हो जाएगी, 22 में से कोई सी भी जोड़ी प्रवाहित हो सकती है, वो आगे देखेंगे, या फिर 23वीं जोड़ी जो लिंगी गुणसूत्र के कारण भी सिंड्रोम। तो 4 सिंड्रोम होते हैं लिंगी के कारण, और 4 सिंड्रोम किससे होते हैं, ऑटोसोमल के कारण, ठीक है, काई गुणसूत्र के कारण। तो मैं इन सिंड्रोम की जो बात करूंगा वो मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्लास लेना ना भूलें। और अभी मैंने पीछे बोला था कि ये जो क्लासेज है वो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, शेयर करें, जिससे अभी प्रेजेंट में जो स्थितियां हैं, जो इस, आप लॉकडाउन की बात करें तो अभी फिक्स भी नहीं है कब कोचिंग खुलेगी। अभी आपका जो पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और हम आपके लिए पूरा, अभिव्यक्ति परिवार आपके लिए पूरा प्रयास कर रही है कि जितना बेटर हो सके हम आपके लिए करें। और आपको पता ही होगा सबको, एक बार वापस मैं बता देता हूँ कि जो एग्जाम है वो सितंबर के लिए, जो अपने माननीय जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि हम उसी टाइम, मतलब अगर हालात सही रहे कोरोना के, तो उसी टाइम मतलब सितंबर में एग्जाम करवाएंगे। तो अभिव्यक्ति परिवार ने एक और ही अच्छी पहल की है, और वो ये की है कि आपके लिए ऐप लॉन्च करेंगे, और आपके लिए ऐप लेके आएंगे स्पेशल। पहले तो रीट के लिए काम करेंगे, उसके बाद आगे जो भी है पटवार है या पुलिस है उनके लिए भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उस ऐप को डाउनलोड करें, या वहाँ से आपके लिए बहुत ही कम रुपए में बोल सकते हो आप, आपके लिए जितना हो सके, मतलब जितना अभिव्यक्ति परिवार आपके लिए जितना अच्छा कर सके उतना करेगा। और वहाँ पर आपको टोटल कोर्स वाइज, जैसे रीट लेवल फर्स्ट है, रीट लेवल सेकंड है, उसमें चाहे साइंस हो चाहे आपकी एसएसटी हो, उसका कंप्लीट आपको कोर्स मिलेगा। साथ में जितने भी, जो भी टीचर आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो टीचर खुद के नोट्स भी वहां पर आपको पीडीएफ में देंगे, ठीक है, जिससे आपको फील भी नहीं हो कि ये ऑफलाइन क्लास है या ऑनलाइन। जैसे कईयों को ऐसे लगता है कि ऑफलाइन क्लास है वो ज्यादा बेटर है, हालांकि मानते हैं, चलो वो एक अलग चीज होती है, लेकिन फिर भी अब अगर अपन बात करें तो अभी अपने पास यही ऑप्शन है। और हम जहां तक, अभिव्यक्ति परिवार आपके लिए जितनी कोशिश है वो पूरी कोशिश कर रहा है। तो उस ऐप को जैसे ही वो 12 जून को लॉन्च हो जाएगा,
और उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको उस टाइम जब भी लॉन्च होगा, वैसे तो 12 जून को हो ही रहा है, लेकिन फिर भी उसी दिन आपको और उसमें डिटेल्स में बता दिया जाएगा आपको क्या करना है क्या। और वहां से फिर आप रेगुलर आपकी स्टडी रख सकते हो। पूरा आपको कोर्स मिलेगा, उसमें से जितनी भी सब्जेक्ट्स की क्लास है वो सभी की सभी आपको क्लासेस मिलेगी। ठीक है, साथ में आपको क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। जैसे मान लो कि मैंने ये टॉपिक करवा दिया है, जैसे अपना डिजीज पूरा हो गया है, तो डिजीज पूरा होते ही उस पूरी डिजीज के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन ऑनलाइन, जैसे टेस्ट है उसके टेस्ट में आपको वो ऑनलाइन करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। और नेक्स्ट क्लास अपनी वैसे इसी टाइम रहेगी, और नेक्स्ट क्लास में अपन सिंड्रोम लेंगे। क्लास को मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।